हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 4 के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। यानी हम इसमें देखते हैं कि लिंग विभेद क्या होता है या हमारे समाज पे लिंग विभेद हमें कैसा देखने को मिला है। यदि ये विभेद किया जाता है तो फिर क्या प्रभाव पड़ सकता है समाज में, समाज के विकास में। तो क्योंकि ये दोनों लड़के और लड़कियां कहें कि महिला और पुरुष दोनों ही एक समाज के अंग होते हैं, महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। और यदि किसी को उसको हीन दृष्टि से देखा जाए या फिर कम आंका जाए तो ये उसके विकास के लिए सही नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, इसमें दिया है कि लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है और उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? तो इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम भी यह देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली जो अलग अलग भूमिका है उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वहन की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। तो इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में ये असमानताएं कैसे उभरी हैं, क्या असमानताएं हैं और किन समाज में इनको कम आंका जाता है। देखिए, यहाँ दिया है कि 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। ये समोआ 1920 के दशक के टाइम पीरियड की बात कर रहा है और समोआ द्वीप में वो वहां का दिया हुआ है। एक बच्चे का चित्र है वहां के छात्र का। देखिए, इसमें दिया है कि जो समोआ द्वीप है प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। समोआ जो है समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वहां की रिपोर्ट है उस समय की। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे कि छोटे बच्चों की देखभाल कर या घर का काम कैसे करना है, ये सब। क्योंकि स्कूल जाते नहीं थे तो अब बड़े लोगों से घर के जो कार्य होते हैं वो सारी चीजें सीखते थे। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए जो किशोर बच्चे थे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। आगे दिए कि जो छोटे बच्चे जैसे कि जैसे चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। तो लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़के के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम भी सीखने लगता था, जैसे कि मछली पकड़ना। जैसे द्वीप है तो द्वीप पे कार्य जो होते हैं वो सारे कार्य करने लगते थे, नारियल के पेड़ लगाना, ये सारे कार्य। और लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी छोटे बच्चे की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लड़कियों की बात कह रहा है इसमें। लेकिन एक बार जब वे 13 और 14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाते थे, बगानों में काम करते थे, डालियां बुनना सीखते थे। खाना पकाना अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था और जहाँ लड़कों को ही अधिकांशतः काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करते थे। यानी इसमें दे रहा है कि जो रसोई घर है तो रसोई घरों में ही होता था और जहाँ लड़कों को ही अधिकांशतः काम करना होता था रसोई घर में। यहाँ पे देखिए वहाँ की लड़कियों स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना, ये वहाँ का चित्र दिया गया है समोआ द्वीप के क्षेत्र का। आगे दे रहा है 1960 के दशक के मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। जो ऊपर हम समोआ द्वीप देखिए 1920 की रिपोर्ट, तो वही उस रिपोर्ट में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो समोआ द्वीप है उसमें लड़के व लड़कियों के मध्य क्या विभेद हमें देखने को मिल रहा है, किस प्रकार उनके कार्यों में अंतर देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें हम देखे हैं। अब हम देखते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो देखिए, निम्नलिखित आलेख जो 1960 में मध्य प्रदेश के छोटे शहर में रहने वाले और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। यानी
इसके पहले इसका मतलब है कि इसके पहले वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जैसे क्लास 6 आता था उसके बाद लड़कियां और लड़के दोनों अलग अलग स्कूल हो जाता था उन लोगों का। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। जो लड़कों के स्कूल होता था उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। और लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पे जाते हुए ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखते थे। यह बात लड़कों से अलग थी। में फिर जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के, तो ये कर्तव्यों को आजमाने के लिए, सारे कार्य करने के लिए वो उन सड़कों का यूज करते थे। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी और लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। देखा गया कि जो भी लड़की थी स्कूल से वो लोग एक ग्रुप में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे, इस वजह से। इससे पता चल रहा है वहां के मतलब कि स्त्री या पुरुष, स्त्री पुरुष के रूप में यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले बच्चों में कि लड़के और लड़कियों में किस प्रकार से उनकी मानसिकता का विकास हो रहा है। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत ही भिन्न रहा होगा। आगे है कि हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर तो करता ही है। यह बहुत बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि देखिए तो उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी और उस भूमिका को वो वैसे उनको निर्वहन करना पड़ेगा। आगे दे रहा है कि बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। जब उस तरह से भिन्नता दी जाएगी तो उस भिन्नता का प्रभाव हमारे हर एक विषय चुनाव हो, हमारे जो भी दैनिक कार्य हो, सब में हमें दिखाई देने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ दिया है कि मेरी माँ काम नहीं करती, ये कहानी दिया हुआ है। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं और रोजी मैडम के साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है, तो क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती हैं। इसमें दिखा रहा है कोई महिला कार्य कर रही है, कोई महिला कार्य नहीं कर रही है। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठकर जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं, तो कैसे कह सकती हो कि वो काम नहीं करती हैं? आगे दे रहा, हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। देखिए ये भी अंतर है कि घर के देखा जाए तो महिलाओं के जो घर के कार्य करती है उस काम की कोई गिनती ही नहीं होती है, कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे लगता है बस काम है तो ये घर के काम है, तो उसका उतना महत्व नहीं दिया जाता है जैसे कोई बाहरी या फिर कोई ऑफिस में कोई जॉब कर रहा है तो उसकी अपेक्षा। आगे दे रहा है कि वो, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उसे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। तो सब आते हैं इसके घर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हर सरल सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। तो देखिए इसमें ये जो हर सरल से सोनाली पूछ रही है कि सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती हैं। देखिए इसमें बच्चों के दिमाग पे भी क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या उनको कैसा लग रहा है कि हाँ काम है या नहीं है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो।
क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। उसकी माँ कहती है, वाह कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं। यानी जब उसको कार्य करने को पड़ रहा है तो इसमें फिर देखिए ये महिला कह रही है कि मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तुम मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है, तो आज सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ओह ओ, ये तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो जल्दी, हरमीत को कहो कि वो पंप का स्विच ऑन करे। यानी ये सारे कार्य दे दिया गया है, यानी महिला का कार्य को काम नहीं माना जा रहा था, तो वही इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि अब उस कार्य को यदि वो कार्य नहीं है तो फिर दूसरे लोग करके दिखाएंगे, यदि वो कार्य नहीं माना जाता है तो। आगे इसमें दिया है कि लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा, अरे ये अभी इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि लंच बॉक्स तो तैयार नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना, माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। फिर तो मैं तो बिल्कुल थक ही चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही बनाता हूँ। देखिए कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है एक कार्य को, महिला कार्य को जो महत्व नहीं दिया जाता है, फिर उसी घर का पुरुष जब कर रहा है तो कितनी समस्या आ रही है। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर जैसी हालत में छोड़ा था वैसा ही हालत दिन भर भी रहेगा। यहाँ दे रहा है कि हरमित कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई हैं, परेशान होकर के बोल रहा है। क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। यानी इसमें यही प्रस्तुत किया गया है कि जिस महिला के जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनके काम को काम नहीं समझा जाता, यदि उस कार्य को यदि कोई और महिला आके करती है तो फिर उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर वो महिला करती है तो उसके काम को महत्व क्यों नहीं दिया जाता है। देखिए आगे दिया है कि अधिकांश जो समाज है, तो अधिकांश समाजों में भी, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, और पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व का समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में असमानता हमें कैसे देखने को मिलेगी। जैसे घरेलू काम का मूल्य, जैसे अभी हम ऊपर कहानी देखे हैं तो उसमें जसप्रीत के घर में देखे हैं तो उसके जो महिला है, ऐसा माना गया है कि वो कोई कार्य नहीं करती है, या उसके बच्चे भी यही समझ रहे हैं कि नहीं मम्मी घर पे हैं तो ये इनके काम को काम नहीं माना जाएगा। देखिए इसमें देख हर अमीर के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वो वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की जो है कोई वैल्यू नहीं है। मुख्य जिम्मेदारी जो स्त्री की होती है, जैसे कि देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखती है, विशेषकर बच्चों को, बुजुर्गों, बीमारों का। फिर जैसा हमने देखा घर के अंदर किए जाने वाले जो कार्य हैं, तो कार्यों को कोई महत्व नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत ही नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। इस तरह से हमें अंतर देखने को मिलता है। या फिर घर पर कार्य करने वाले का जीवन कैसा होता है। उपयुक्त कहानी में हमें देखें तो देखें कि केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती है, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है और वे बहुत काम करते हैं। झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। तो घर का काम करने वाले अधिकांशतः स्त्रियां ही होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पे रख लिया जाता है, और घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाले एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया है। आइए देखते हैं मेलानी ने क्या बताया है। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि मेलानी बता रही है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाते रहते थे। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थीं, और हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थीं।
हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे और मैं सांप से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस होती थी मैं। आगे दे रहा है कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? तो वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। घरेलू काम में बहुत छोटे-छोटे कार्य दिन भर करना पड़ता है। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम भी लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखें तो औरतों और लड़कियों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने होते हैं, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में झुकने, उठने, सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। इतने सारे श्रमिक इतने मतलब श्रम लगता है कार्य करने में, इतने सारे कार्य किए जाते हैं और बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, यानी पुरुष ही भारी काम थकाने वाला कार्य करते हैं। लेकिन महिलाएं भी घरों में इतने देर रात तक, सुबह जल्दी उठना, रात तक देर रात तक कार्य करना, फिर भी उनके कार्य में गिनती नहीं होती है कुछ भी। आगे दे रहा है कि घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे कि हम महत्व ही नहीं देते हैं, वो इन कामों में लगने वाला लंबा समय लगता है। और वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले जो घर और बाहर के काम हैं, कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से क्या है, अधिक काम करती हैं। और पुरुषों को तो एक ही कार्य करना रहता है। यदि जॉब भी कोई करे या कोई भी बाहर, तो एक काम पे मतलब लगे रहते हैं, एक ही कार्य लगातार वो करते हैं। लेकिन महिलाओं को घरों में जो कार्य होते हैं, एक के बाद एक बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो बहुत उनकी बहुत थक जाती हैं, बहुत भाग दौड़ हो जाता है उन लोगों का। आगे जैसे दिया है कि निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े दिया है। ये आंकड़ा है 1998-99 का, और इसमें दे रहा है कि देखिए क्या आंकड़ा इसमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया है कि स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे, अवैतनिक यानी वेतन नहीं दिया जाता है इनके काम के लिए, ये जो कार्य करती हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इनके जो राज्य हरियाणा और तमिलनाडु का लिया है कि स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे, जैसे जिनको वेतन दिया जाता है, हरियाणा में दिया है कि प्रति सप्ताह। देखिए इसमें ये आंकड़ा दिया हुआ है उस राज्य का कि जो स्त्रियों के जो वैतनिक है ना, जिनको वेतन मिलता है, वैतनिक कार्य के घंटे इनका 23 है, और जो अवैतनिक है जो कार्य प्रति सप्ताह 30 दिन घंटे दिया है कि 30 घंटे करते हैं, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। तमिलनाडु में देखे तो वहीं स्त्रियों के जो वेतन दिए जाते हैं 19 घंटे के प्रति सप्ताह, और यहाँ पे दिया है कि जो 35 घंटे है, ये अवैतनिक है। इस कार्यों के लिए उनको वेतन दिया ही नहीं जाता है। और पुरुषों में देखिए पुरुषों में दिया होगा, हम देख सकते हैं हरियाणा में तो 38 घंटे हो गए प्रति सप्ताह, ये भी क्या है, वैतनिक है। और जो अवैतनिक है सिर्फ 2 घंटे, मात्र 2 घंटे ऐसे पुरुष कार्य करते हैं जिनके लिए उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है। वहीं यहाँ पे हो गया आपका ये जो दिया तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में 40 घंटे पुरुषों का हो गया वैतनिक, और अवैतनिक मात्र 4 घंटे। तो इस स्त्री पुरुषों में देखें तो कितना का अंतर है कि महिलाओं में तमिलनाडु में जहाँ 35 घंटे अवैतनिक है, वहीं पुरुषों का सिर्फ 4 घंटा है। महिलाओं में जो हरियाणा में 30 घंटे अवैतनिक है, वहीं पे पुरुषों का जो है मात्र 2 घंटे है। तो यानी स्त्रियों के काम को महत्व बहुत कम दिया जाता है। यानी बहुत सारे स्त्रियां जो पूरे हमारे देश में हैं, जो कि या विभिन्न राज्यों में है, तो उनके जो कार्य के घंटे हैं, अब बहुत सारे ऐसे कार्य वो करती हैं जो कि अवैतनिक है, कोई वेतन नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था है। यानी ये नहीं कि सिर्फ एक और स्त्री और एक पुरुष की बात की जा रही है, पूरे समाज में स्त्री पुरुष ही तो दो हैं, और उसमें से यदि उन लोगों में असमानता, इतनी असमानता है कि किसी कार्यों को वेतन दिया जा रहा है, किसी कार्यों को इस तरह से किया जा रहा है, कोई वेतन नहीं है उसके लिए, तो ये बहुत बड़ी असमानता हमारे समाज में है। आगे देखते हैं कि
यहाँ पे दिया है कि वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो ये समानता सिर्फ पारिवारिक स्तर पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि क्या शासकीय स्तर पर भी, प्रशासनिक स्तर पर भी उन्हें क्या होना चाहिए, उसमें भी उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। वास्तव में जो व्यवहारिक दुनिया में हम देखें तो सरकार इनके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश में हम देखें तो पूरे देश में कई गांव में शासन ने जैसे आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने इनमें एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे क्या होगा, वैधानिक रूप से बालवाड़ी गृह की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में थोड़ी सुविधा होगी और इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। देखिए ये चित्र दिया गया है एक गांव का आंगनवाड़ी का, जहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चों की देखरेख की जाती है। इसमें दिया हुआ है कि बहुत सी स्त्रियां, जैसे कि कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं, जिनका संरक्षण किया गया और घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करते हैं, तो इससे प्राय महिलाओं के काम को दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है और दोहरे बोझ से उन पे दबाव पड़ेगा तो उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि यह पोस्टर जो है बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं। देखिए ये पोस्टर दिया गया है, इसमें महिला कितने सारे कार्य कर रही है, कितनी जिम्मेदारी है इस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।